हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बायोलॉजी को अच्छी तरीके से समझने के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो फंडामेंटल यूनिट से ही मिलकर बने हुए हैं, जिसे हम सेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, हम ह्यूमंस भी फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बने हुए हैं कॉल्ड सेल, और पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स ग्रुप होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं जिसे हम टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड देन टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं जो कि एक ह्यूमन बॉडी में एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। लाइक हार्ट, जो कि पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करती है। लंग्स, ऑक्सीजन को इनहेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करती है। स्टमक, फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। किडनी, ब्लड को फिल्टर करती है, एंड सो ऑन। इन सभी ऑर्गन्स के बारे में हम क्लास 10th के बायोलॉजी में पढ़ते हैं और ये सभी ऑर्गन्स मिलकर एक ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सेल का जो डिस्कवरी किया था वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था इन 1665। इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स उसे कहते हैं जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स उसे कहते हैं जो मैनी सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो जैसे हो गया अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। ये चारों के चारों एग्जाम्पल हो गए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमंस एंड प्लांट्स, ये सभी किसके कैटेगरी में आते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है सेल के जो है अलग अलग शेप एंड साइज होता है। जैसे कि बात करते हैं कि ओवम, ये हो गया ओवम का शेप, और ये हो गया हमारा स्पर्म का शेल, और ये हो गया हमारा फैट का शेल, है ना। ये हो गया नर्वस शेल, ब्लड शेल, स्मूथ मसल सेल्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग शेप के एंड साइज के जो है सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, और अलग अलग जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो है डिफरेंट शेप एंड साइज के जो है सेल्स पाए जाते हैं। अगर हम अपने बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ा सेल पाया जाता है वो होता है हमारा नर्व सेल। ठीक है, तो सेल्स के जो है डिफरेंट शेप एंड साइज हो सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। सेल किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। तो सेल जो है वो मेनली 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, इन सब के बारे में जो है एक एक करके जो है डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो आप जो है वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? हमारा जो सेल होता है उस सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, उसी को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा ये सेल मेम्ब्रेन करता क्या है? तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये सबसे पहले तो सेल को जो है इन्वायरमेंट, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, सेल का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मीन्स मतलब कि अंदर का जितना भी कंटेंट है उसको जो है मतलब कि बाहर, सेल के बाहर नहीं जाने देता है। ठीक है, और दूसरा ये है कि ये जो है कुछ मटेरियल्स को जो है अंदर और बाहर जाने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? सेल के सेंटर पर जो होता है ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेल का जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो हमारा न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर ही जो है जेनेटिक मटेरियल्स, क्रोमोजोम, डीएनए, जीन्स, ये सभी जो है पाए जाते हैं। तो इन सब के बारे में हम और आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये हमारा होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और ये होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो ये फ्लूइड भरा हुआ है इसी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो स्काई ब्लू कलर का आप देख रहे हैं फ्लूइड, इसी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनेल्स। ये ऑर्गेनेल्स क्या है? आप यहाँ देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है बहुत सारे जो है ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरीके के, है ना। इस तरह के जो ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं इसी को हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स। और इन ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस
और ये कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं, इनका क्या क्या स्ट्रक्चर्स होता है, इन सब के बारे में हम अभी जो है पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि जो सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है, सबसे ऊपर वाला मतलब ये वाला जो लेयर है, इसी को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन जो है सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले जो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो है कंटेंट को, सेल के कंटेंट को जो है सेपरेट करता है। मीन्स ऐसा हम कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट मतलब सेल का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उससे जो है ये कंटेंट को जो है, सेल के कंटेंट को जो है सेपरेट करता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि सेल के कंटेंट को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। देखो ना यहाँ पर, जैसे मान लो कि ये हमारा बाउंड्री है, ठीक है। अब ये बाउंड्री मान लो कि अगर ये नहीं होता, सेल का अगर ये बाउंड्री नहीं होता, तो सारा का सारा जो ये ऑर्गेनेल्स है, सारा का सारा जो साइटोप्लाज्म है, ये सभी के सभी बाहर निकल जाते हैं ना। तो ये निकल क्यों नहीं रहे? क्योंकि ये जो है सबको जो है प्रोटेक्ट कर रहा है, सबको जो है क्या बोल रहा है, एक बाउंड्री प्रोवाइड कर रहा है कि आप जो है इससे बाहर मत जाना, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये काम कर रहा है। तो सबसे पहले जो है क्या कर रहा है ये, कि सेल के जो कंटेंट है उनको जो है सेपरेट करता है, इसके मतलब सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। और दूसरा इसका फंक्शन ये है कि ये जो है, जो कुछ मटेरियल्स होते हैं, हमें पता है कि सेल के अंदर जो है कुछ मटेरियल्स आते हैं और कुछ मटेरियल्स बाहर जाते हैं, है ना। तो ये जो कुछ मटेरियल सेल्स के अंदर आ रहे हैं और कुछ मटेरियल सेल के बाहर जा रहे हैं, ये सभी कौन अलाउ करता है? तो ये सभी अलाउ सेल मेम्ब्रेन ही करता है ना। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इसको जो है हम सेलेक्टिव परमियामेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसको सेलेक्टिव परमियामेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है कुछ मटेरियल्स को जो है ये आने और जाने देता है, सेल के अंदर आने देता है और सेल के बाहर जाने देता है। इस वजह से जो है इसको सेलेक्टिव परमियामेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेलेक्टिव इसलिए क्योंकि कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स को ही जो है अंदर आने और बाहर जाने देता है, इस वजह से जो इसको सेलेक्टिव परमियामेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना कि सेल मेम्ब्रेन को जो है सेलेक्टिव परमियामेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, जरा इसको देख लेते हैं। बहुत कंफ्यूजन रहता है, बट इसको जो है अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। देखो मैंने एक बीकर लिया है, ठीक है, ये हमारा बीकर है, और इस बीकर में जो है मैंने कुछ पानी डाल दिया है, ठीक है, और यहाँ पर जो है मैंने जो है एक सॉल्ट का पाउडर जो है यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या किया मैंने, सॉल्ट डालते डालते ये सॉल्ट जो है यहाँ पर इकट्ठा हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? अब देखिए, अगर मैं बोलूँ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कहाँ पर ज्यादा है, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ज्यादा है। अब समझते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि किसी चीज की कितनी क्वांटिटी है, इसी को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कितना मेजरमेंट है, कितने अमाउंट में है कोई चीज, उसी को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं तो सारा का सारा सॉल्ट यहाँ पर है, यहाँ पर सारा का सारा सॉल्ट है, तो सारा का सारा सॉल्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और कहीं पर है नहीं, तो और अलग जगह पे जो है कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं। फिर क्या होगा कि यहाँ पर अब मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। किसका? इस सॉल्ट का। क्यों होगा इस सॉल्ट का मूवमेंट? क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट का वो ज्यादा है और इधर है ही नहीं, है ही नहीं, तो क्या होगा, ये मूव करना स्टार्ट करेंगे, और ये मूव करते करते जो है ये पूरे वाटर में जो है ये क्या करेंगे, फैल जाएंगे, और इस फैल जाने के कारण जो है पूरे के पूरे वाटर में जो है ये सॉल्ट जो है मिक्स हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। मीन्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। और इस डिफ्यूजन प्रोसेस के वजह से जो है ये सॉल्ट जो है इस वाटर में जो है मिक्स हो पाया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस। अब देखते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, देखिए ऑस्मोसिस प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिए। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर। क्या यहाँ पर मूवमेंट का वाटर है, वाटर ऑफ सॉरी मूवमेंट ऑफ वाटर का, मूवमेंट का वाटर है कहाँ से कहाँ तक? तो हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वाटर जो है मूव करता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। देखो आपको मैं अच्छे से फिर समझाता हूँ। देखो मान लो कि ये हमारे पास बीकर है, ठीक है, ओके, ये हमारे पास बीकर है और इसके बीचों बीच जो है मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को है क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि इधर जो है वाटर था मेरे पास, इधर भी वाटर है, बट इधर जो है सॉल्यूट इसमें ज्यादा है, इसमें सॉल्यूट कम है, ठीक है, ओके। अब क्या हुआ कि यहां पर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर का जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है और यहाँ पर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, ठीक है। अब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो क्या होगा कि वाटर जो है वो कोई भी चीज जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही फ्लो करता है ना। तो ये भी जो है मूव करेगा वैसे, ये यहाँ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है और यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाटर जो है इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब इस तरफ जैसे ही मूव करना स्टार्ट कर देगा तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है। देखो अब बात आती है कि ये इधर मूव क्यों कर रहा है। इधर मूव इसलिए कर रहा है क्योंकि इधर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और इधर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो हमेशा जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है और यहाँ पर यहाँ पर जो है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और यहाँ का वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो वाटर जो है इस तरफ जो है मूव करेगा और इस तरफ मूव किया, इस वजह से इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और इस मूवमेंट ऑफ वाटर को जो है हम अब सबसे पहले ये समझो कि हम ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस पढ़े, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस हमने पढ़ा क्यों। तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है हमने इसके लिए पढ़ा है, मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी कि सेल के अंदर जो वाटर आता है या वाटर जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ वाटर इन सेल, तो वो किस तरीके से होता है उसके लिए जो है मैंने ऑस्मोसिस प्रोसेस को अभी बताया। देखो मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर का मूवमेंट देखते हैं कैसा होता है। तो सबसे पहले देखिए एक केस लेते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो ना हम बेसिकली तीन तरीके का हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसके बाद फिर है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें क्या सिचुएशन बनती है उसके बारे में। देखो इसके अंदर जो है ये सेल है हमारा, ठीक है, ये सेल के अंदर कुछ वाटर होगा, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होगा और सेल के बाहर भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होगा, ठीक है, ओके। अब क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पर जो ये केस है, मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि मतलब कि सेल के जो बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, सेल का बाहर जो मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम है, उसका वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, और सेल के अंदर जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है। और मैंने अभी अभी बताया कि वाटर जो है वो हमेशा फ्लो करता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो अब यहाँ पर जो वाटर का जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन या लो कॉन्सेंट्रेशन है तो पानी जो है अंदर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा और जैसे ही वाटर अंदर की तरफ स्टार्ट कर देगा तो ये कारण अंदर जो है पानी भरते जाएगा भरते जाएगा भरते जाएगा और सेल जो है बहुत ही क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, जिसको बोलते हैं हम सेल स्वेल अप, यानी कि सेल जो है वो फूल जाएगा। तो मतलब कि ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेल के अंदर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कम होता है और सेल के जो बाहर यानी कि सराउंडिंग मीडियम है, सेल का जो सराउंडिंग मीडियम है उसका वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने के कारण जो है वाटर फ्लो करता है फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम टू द सेल, है ना, जिसके कारण जो सेल जो है वो स्वेल अप हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सराउंडिंग मीडियम से सेल के अंदर जो है मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है जिसके कारण सेल जो है वो स्वेल अप हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है मेरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का जस्ट अपोजिट, उसमें हमने क्या देखा था कि जो सेल का जो सराउंडिंग मीडियम है उसका जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन था वो ज्यादा था, है ना, और अंदर जो सेल के अंदर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन था वो कम था। बट यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर है जो सराउंडिंग का मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन होगा, वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कम होगा और सेल के अंदर जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है। और ज्यादा होने के कारण हमें पता है कि वाटर जो हमेशा फ्लो करता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से
लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, है ना। तो ये बाहर की तरफ जो है वाटर जो है फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही ये वाटर जो है सेल के बाहर स्टार्ट करना मतलब कि फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, तो सेल जो है वो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक मतलब कि सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेल जो है श्रिंक हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सराउंडिंग मीडियम का जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होता है, और सेल के अंदर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है। और इसके वजह से क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड द सेल, है ना। और इस वजह से सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ये सिचुएशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि वाटर के मतलब कि जो सेल का जो बाहर सराउंडिंग मीडियम है उसका वाटर कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होता है, और सेल के अंदर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी सेम होता है। यानी कि ना तो बाहर ज़्यादा और ना तो अंदर बाहर, मतलब कि अंदर जो है ज़्यादा, दोनों के दोनों जो है बराबर है। अब बात ये है कि अगर दोनों के दोनों अगर सेम होंगे, दोनों का वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है अगर सेम होगा, तो मूवमेंट क्यों करेंगे, वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेंगे। और ऐसा ही यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर जो है वाटर का मूवमेंट नहीं होता है। और मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है उनका कोई डिफरेंस नहीं है। इस वजह से जो है ना तो वाटर जो है अंदर जा रहा है, ना तो वाटर बाहर जा रहा है, ठीक है। और इस वजह से जो है सेल का जो साइज रहेगा था पहले वही रहेगा। बट इससे पहले वाले केस में क्या हो रहा था, सेल का साइज छोटा हो जा रहा था। क्यों, क्योंकि वाटर जो है वो सेल के अंदर से बाहर जा रहा था। और इससे पहले केस में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में क्या था कि वाटर जो था वो सराउंडिंग मीडियम से जो है सेल के अंदर जा रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था कि वाटर जो है वो फूल जा रहा था, स्वेलअप हो जा रहा था, है ना। तो ये था, तो ये हमने जो है तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल जो होता है वो रिजिड आउटर कवरिंग बिसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। देखो सबसे पहले ये जो सेल वॉल होता है, ये सेल वॉल क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। सबसे पहले जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ एनिमल में पाया जाता है, सॉरी प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ये होता क्या है, ये सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सेल के मतलब कि अराउंड जो है वो सेल मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बट प्लांट में जो है ना एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बिसाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, है ना। एक और मेम्ब्रेन होता है प्लांट में जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो ये जो है सेलुलोज से मिलकर बना हुआ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बना हुआ होता है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। और ये जो है आउटर कवरिंग होता है, रिजिड आउटर कवरिंग होता है बिसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है भाई, क्योंकि अगर कोई चीज है तो उसका फंक्शन होगा ना। तो इसका फंक्शन क्या है, तो ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, है ना। ये प्लांट मतलब कि सेल को जो है, मतलब प्लांट के सेल को जो है ये स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस देखो ये होता है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। और ये न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस को कवर करने के लिए जो है ना डबल लेयर होती है, डबल लेयर कवरिंग होता है। इस न्यूक्लियस को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो है एक कवरिंग होती है, डबल लेयर्ड कवरिंग होती है। यानी कि दो दो लेयर होती है, एक लेयर हो गई और एक दूसरी लेयर हो गई, इसे जिसे हम बोलते हैं डबल लेयर्ड कवरिंग, डबल लेयर्ड कवरिंग, जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये न्यूक्लियस को जो है प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये तो होगी हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो डबल लेयर्ड कवरिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि न्यूक्लियस के अंदर, अगर हम न्यूक्लियस के अंदर जाएं तो क्या दिखाई देता है हमें, उसको देखते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं वो होता है हमारा क्रोमोजोम्स, है ना। एक्स क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम हम पढ़ते हैं ना, वो वाला क्रोमोजोम यहाँ पर, है ना। तो ये सब जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। और क्रोमोजोम के अंदर पाए जाते हैं डीएनए, ठीक है। और डीएनए को पढ़ने से पहले जो है ना हमें डीएनए की फुल फॉर्म जो है समझ लेनी चाहिए कि डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है,
क्या होता है, डी फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। डीएनए की फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको याद कर लेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और डीएनए के ऊपर जो होते हैं वो जीन्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल्स जो है पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे न्यूक्लियस के बारे में। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के बारे में अगर दूसरा पॉइंट देखें तो सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को जो है सेपरेट करता है। जब इसको जो है ना अच्छे से सेल से जो है समझते हैं, देखो ये हमारा है, एक मिनट मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। ये देखो, ये हमारा सेल था, ठीक है, ये हमारा सेल है, और ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस के अराउंड जो ये डबल्ड लेयर कवरिंग है, जिसको हम बोलते थे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियस को जो है प्रोटेक्ट कर रहा है, किससे, फ्रॉम साइटोप्लाज्म। अब मान लो कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर नहीं होता तो सारा का सारा साइटोप्लाज्म में जो है, सारा का सारा जो फ्लूइड है, या फिर बोल सकते हैं कि जो ऑर्गेनेल्स है वो सारा का सारा जो है न्यूक्लियस के अंदर घुस जाते हैं, और क्या हो जाता है, सारा काम जो है बेकार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए जो है न्यूक्लियस का अराउंड क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस को जो है सेपरेट करता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, और यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यही पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है, साइटोप्लाज्म से अलग करता है, ठीक है। ये होगी दूसरी पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि न्यूक्लियस के ऊपर जो है ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे जो है पोर्स होते हैं। पोर्स क्या होता है, पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, और इस छेद से जो है स्पेसिफिक सब्सटेंस जो है वो मूव करते हैं। कोई मान लो कि न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में जाना है तो वो इसी छेद के थ्रू जो है बाहर निकलते हैं, या फिर कोई बाहर के मटेरियल यानी कि साइटोप्लाज्म का कोई मटेरियल है और उसको अगर न्यूक्लियस के अंदर जाना है तो भी जो है ये पोर्स के थ्रू ही जा पाते हैं, है ना। तो ये पोर्स जो है वो स्पेसिफिक मटेरियल्स को जो है इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल मूव करने में जो है हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे न्यूक्लियस के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सेल। सेल जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सा, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर किसी सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो क्या कहेंगे, और नहीं है तो क्या कहेंगे, इसके बेसिस पर जो है सेल जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो वो होता है हमारा दो टाइप्स का, क्या, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता नहीं होता। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी अभी जो मैंने बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड जो होता है वो डबल लेयर कवरिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसमें जो है प्रोकैरियोटिक सेल में जो यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है गायब है ही नहीं इसमें, है ना। और क्या है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसके अंदर जो है एक ही क्रोमोजोम्स पाया जाता है। कहाँ पर हम क्रोमोजोम देख रहे थे, यहाँ पर, ये देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमोजोम पाया जाता है, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए पड़ा मतलब होता है, और डीएनए के ऊपर जो है जीन्स होते हैं। ये सारी चीजें मैंने अभी बताया। तो ये जो क्रोमोजोम्स है वो प्रोकैरियोटिक्स में कितने होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक होता है, सिंगल क्रोमोजोम होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम साइज की बात करते हैं तो वो कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर के रेंज में जो है इस प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज होता है। और यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर बता देता हूं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या था। ये न्यूक्लियस को कवर करने के लिए जो है हमने डबल लेयर कवरिंग बनाई थी, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसमें जो है होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं इसमें जो है बहुत सारे क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है सिर्फ एक सिंगल क्रोमोजोम जो है पाया जाता है ना। बट जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है मेनी क्रोमोजोम्स आर फाउंड, ठीक है। और अगर हम साइज की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर हम साइज की बात करते हैं तो इसका साइज जो होता है वो ज्यादा बड़ा होता है। कितना के रेंज में होता है, तो 5 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक जो है इनका जो है साइज होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या है, साइटोप्लाज्म जैसा मैंने पहले ही बता रखा है कि न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और हमारा सेल का जो है ये हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। यही चीज हमने देखा था, द फ्लूइड बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। अच्छा, इस साइटोप्लाज्म में जो है ना कुछ ऐसे ऐसे जो है ना रंग बिरंगे जो हमें स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, लाल पीले हरे नीले कलर के अलग अलग जो है छोटे छोटे बॉल्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे बॉल्स ये जो है मतलब अजीब से जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं, है ना। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स जो है प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स। ये ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं, ये ऑर्गेनेल्स जो है स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस को जो है परफॉर्म करते हैं, यानी कि एक विशेष प्रकार का काम जो है करते हैं, यानी कि एक ऑर्गेन एक पर्टिकुलर फंक्शंस को जो है परफॉर्म करेगा विद इन द सेल, है ना। मान लीजिए कि कोई सेल जो है काम कर लेगा, क्या बोलते हैं, क्लीनिंग का, सेल को जो है क्लीन करने का, कोई जो है फूड को डाइजेस्ट करने का काम करेगा, कोई जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा, कोई जो है प्रोटीन को जो है स्टोर करने का पैकेजिंग का काम करेगा, कोई जो है प्रोटीन को जो है एक पोजीशन जो है दूसरे पोजीशन तक जो है ले जाने का काम करेगा। तो हर एक चीज का जो है ना अलग अलग जो है काम अपने आप जो है ऑर्गेनल जो है आपस में जो है बांट लिए, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन को जो है परफॉर्म करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन को जो है एक एक्टिविटी को जो है ये परफॉर्म करते हैं, है ना। और इनके पास भी जो है भाई मेम्ब्रेन होता है, जैसे न्यूक्लियस के अराउंड कवरिंग थी ना, उसी तरीके से जो है इन ऑर्गेनल्स के पास भी कवरिंग होती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का जो डिस्कवरी था वो किन्होंने किया था। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का जो डिस्कवरी था वो पोर्टर ने किया था इन 1945। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो डिस्कवरी है वो पोर्टर ने 1945 में किया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो उसका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है ना, तो अगर हम देखें तो देखो भाई यही है हमारा जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यही है। इसमें क्या अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो सीट जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जैसे मान लो कि एक प्लेट है ना, लगा दी हो एकदम बड़ी सी शीट, एकदम वैसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमें कुछ ना ट्यूब जैसा दिख रहा है, जैसे पाइप जैसा नहीं होता, फाइबर का पाइप होता है ना, उस तरीके का जो है पाइप जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगा, ट्यूब एंड सीट्स का जो है क्या है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, देख रहे हो ना नेटवर्क है बड़ा सा। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर हो गया। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर क्या है, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स, एंड ट्यूब एंड सीट्स का जो क्या होता है, ये नेटवर्क होता है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक फैले होते हैं। तो ये जो ओरिजिन है, ये जो शुरुआत करता है, ये जो मतलब कि सबसे पहले जो है ये जो हमारा न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहां से जो है ये स्टार्ट करता है, फैलना स्टार्ट करता है, और ये मैक्सिमम जो है ये मतलब कि ये क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन तक जो है ये एक्सटेंड कर सकता है ना। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैले रहते हैं, तो अराइज फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस। सेल न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है वहां से जो ये अराइज करता है, ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, और एक कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड अप टू द सेल मेम्ब्रेन, अप टू द सेल मेम्ब्रेन, अप टू द सेल मेम्ब्रेन तक जो है ये ग्रो करते हैं, अराइज करते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके सरफेस पे जो है ना कुछ छोटे छोटे जो है स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। देखो जैसे कि आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा डॉट डॉट कलर का जो डॉट डॉट जो है आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये स्ट्रक्चर्स कुछ और नहीं बल्कि ये राइबोसोम्स हैं,
क्या है, राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स एक और ऑर्गेनेल्स है। जिस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक क्या बोलते हैं ऑर्गेनेल्स है ना, उसी तरीके से जो है ये जो राइबोसोम्स जो मैं बता रहा हूँ, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर है ना, वो भी जो है एक तरीके का क्या है, ऑर्गेनेल्स है, और वो भी जो है एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, ओके। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर यही राइबोसोम्स होते हैं, और इन राइबोसोम्स के होने के वजह से जो है इनको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होंगे तो वो स्मूथ होंगे, और वो स्मूथ होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या है। भाई हमने पढ़ लिया, हमने स्ट्रक्चर्स देख लिया, इसने डिस्कवरी किया वो हमने देख लिया, ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए रहते वो भी देख लिया, टाइप्स भी देख लिया। और तो भाई सबसे पहला मतलब कि मेन तो यही है ना कि भाई फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है ना, तो काम को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है कि जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स है, उस मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स को जो है अलग अलग पार्ट्स तक जो है पहुंचाने का काम करता है ना। मान लीजिए कि बड़ा सा सेल है ना, और यहाँ पर कहीं जो प्रोटीन जो है बना, तो और मान लो कि यहाँ पर कहीं पे जरूरत है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करके कौन लेके जाएगा, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेके जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट करने का काम है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन को जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम है इसका। और क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, सेल को जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ना एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स केमिकल्स होते हैं, है ना। और ये केमिकल्स जो है क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है सेल्स के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनको करने के लिए जो है यही एंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यही एंजाइम जो है वो किसके अंदर में होते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होते हैं। और अगर ये एंजाइम नहीं होंगे तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है सेल के अंदर हो नहीं पाएगा। और ये सेल के अंदर जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्यों हो पा रही है, क्योंकि जो है सेल्स के अंदर जो है, सेल के अंदर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है एंजाइम्स होते हैं, और उस एंजाइम्स के वजह से जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो पाता है। अच्छा, अब पहली बात तो ये बताओ कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब सेल के अंदर जितने भी केमिकल्स रिएक्शंस हो रहे हैं, उन सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, वो सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो किसके वजह से होते हैं, वो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है एंजाइम्स है उनके वजह से जो है होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम्स, जो कि मैं अभी अभी बता के आया कि राइबोसोम्स कहाँ पर थे। राइबोसोम्स जो थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो है जो सरफेस पर पाए जाते हैं। तो वो जो सरफेस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो वो पार्ट होता है उसको हम कह देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वही राइबोसोम की बात जो है अब हम करने वाले हैं। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हम सेल में देखते हैं कि सेल में कहाँ होता है, तो देखो सेल में जो है ना कुछ छोटे छोटे डॉट डॉट्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है ना हमें डॉट डॉट्स दिखाई देते हैं। यही डॉट्स जो होते हैं वो राइबोसोम्स होते हैं, और इसी को अगर हम जूम करते हैं तो कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, तो जरा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, दिख भी रहा है भाई कि ये बहुत छोटे, इतने छोटे कि हमें दिखाई भी नहीं दे रहे। तो ये क्या है, बहुत ही छोटे होते हैं। और क्या होते हैं, डेंस होते हैं। और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यानी कि इनके ऊपर जो है ना किसी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं होता। जिस तरीके से अभी हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन था, है ना। या इससे पहले जो हमने बहुत सारे देखा, हमने क्या देखा, न्यूक्लियस देखा। एक मिनट, हमने जो है अभी न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियस में भी देखा कि यहाँ पर जो है डबल लेयर कवरिंग है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बट यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो हमारा राइबोसोम है, राइबोसोम के अंदर किसी प्रकार का जो है मेम्ब्रेन नहीं होता। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, और ये किससे मिलकर बने होते हैं, ये बने होते हैं आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने डीएनए बताया, डीएनए की फुल फॉर्म क्या बताया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो हो गया हमारा आरएनए की फुल फॉर्म। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि राइबोसोम्स होते हैं वो पाए कहाँ जाते हैं, तो ये जो है साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली पाए जाते हैं। भाई साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं भी पाए जा सकते हैं, कहीं पर भी मौजूद हो सकते हैं, कहीं पर भी ये मिल सकते हैं।
ठीक है। और तो और वो कहाँ पर होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर भी अटैच्ड होते हैं, है ना। तो ये दो जगह पाए जा सकते हैं। पहला, एंडोप्लाज्मिक के रेटिकुलम के सरफेस पे हो सकते हैं, या फिर साइटोप्लाज्म में फ्रीली जो है ये मिल सकते हैं हमें, ठीक है। तो ये हो गया राइजोसोम्स के स्ट्रक्चर, उसका लोकेशन। अब देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, जो कि हमारे लिए सबसे मेन यही होता है कि कोई भी ऑर्गेनेल्स का फंक्शन क्या है। तो इस ऑर्गेनेल का जो फंक्शन है वो क्या है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना। सिंथेसिस का मतलब क्या था, फॉर्मेशन करना, बनाना। प्रोटीन का जो काम बनाना है, सेल के अंदर जो प्रोटीन बनाना है वो कौन बनाता है, ये राइबोसोम से ही बनाता है। ये देख रहे हो किस तरीके से जो बन रहा नहीं है, प्रोटीन ही बन रहा है। ये देखो इस तरीके से, इस तरीके से प्रोटीन बन रहा है। अभी कैसे बन रहा है ये हमें नहीं पढ़ना होता है, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है। बट ये अभी के लिए ये याद रखना है कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाता है, और जहां पर मतलब जरूरत होता है उसको फिर अलग कोई ऑर्गेनेल जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अलग क्या, अभी अभी हमने देखा है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही जो है क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर रहा था ना। अभी हम इसका फंक्शन देख के आए हैं कि क्या कर रहा था, ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन को जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है, बनाया किसने, बनाया हमारा राइबोसोम ने। ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, है ना। तो ये हो गया हमारा राइबोसोम्स के बारे में। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या है भाई, देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कि होता कहाँ है। तो गोल्जी एपरेटस जो है, देखो ये है हमारा गोल्जी एपरेटस, ठीक है। इस तरीके से जो हमें गोल्जी एपरेटस दिखाई देता है। अच्छा, सेल के अंदर दिखाओ भाई कि सेल के अंदर गोल्जी एपरेटस कहाँ है। तो ये देखो इस तरीके का आपको जो है ना कुछ ऑरेंज कलर का कुछ दिखाई दे रहा होगा, इसी को हम कहते हैं गोल्जी एपरेटस। ये वाला पार्ट है हमारा गोल्जी एपरेटस। इसी को मैंने जूम करके जो यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। ठीक है, अब ये जो गोल्जी एपरेटस है, इस गोल्जी एपरेटस का नाम गोल्जी एपरेटस क्यों है, क्योंकि इस गोल्जी एपरेटस का जो डिस्कवरी किया था वो किए थे कैमिलो गोल्जी ने। और कब किया था, 1898 में। 1898 में कैमिलो गोल्जी ने जो है इसकी डिस्कवरी की थी। इस वजह से जो है इन्होंने जो है अपने नाम पर जो है गोल्जी एपरेटस नाम रख दिया, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कि ये जो है क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। भाई दिखाई दे रहा है यार कि कितना कॉम्प्लेक्स है, कोई इजी है क्या ये बनाना, कॉम्प्लेक्स है भाई, कॉम्प्लेक्स है। और ये किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो ये जो है सिटर्न्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स से जो है मिलकर बना हुआ होता है। ये सबको बोलते हैं वैक्यूल्स, है ना, वेसिकल्स एंड सिस्टर्न, ये सिस्टर्न है ना। तो ये सारी चीजों से जो है ये गोल्जी एपरेटस मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। अभी जो गोल्जी एपरेटस है ये होता कहाँ है, इसकी लोकेशन कहाँ है, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि हम अभी अभी पढ़ के आए हैं, उसी के जस्ट ऊपर जो है ये होता है। ये देखो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसके जस्ट अबोव में क्या है, ये गोल्जी एपरेटस है, ठीक है। अच्छा, अब इसका फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले जो इसका फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो है कुछ सर्टेन प्रोटीन्स को, पूरे प्रोटीन्स को नहीं, कुछ सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स को जो है ये स्टोर करते हैं, ठीक है। तो पहला काम हो गया इनका स्टोरेज का। दूसरा क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन में कुछ चेंजेस करना है ना, तो भी ये जो है गोल्जी एपरेटस कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, पैकेजिंग ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स, ये जो भी प्रोटीन्स यानी कि राइबोसोम्स में मान लो कि प्रोटीन बना, और उस प्रोटीन को जो है पैक करना है, तो प्रोटीन को पैक करने का काम क्या है, गोल्जी एपरेटस का है। या फिर प्रोटीन में कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो भी ये गोल्जी एपरेटस कर सकते हैं, या फिर अगर प्रोटीन को स्टोर करना है तो भी ये गोल्जी एपरेटस ही करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो, नेक्स्ट हमारा लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स, इससे पहले हमने पढ़ा था राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स और लाइजोसोम्स में कंफ्यूजन नहीं होना। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा था, और राइबोसोम्स कहाँ था, तो साइटोप्लाज्म में भी फ्रीली पाया जा सकता है, या फिर जो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर था। और जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर जब राइबोसोम्स होता है तो उसको हम बोलते हैं फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो राइजोसोम्स था, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं लाइजोसोम्स। राइजोसोम्स, लाइजोसोम्स दो अलग अलग चीजें, यहाँ पर हम देख रहे हैं लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स क्या है, लाइजोसोम्स जो है टाइनी वेसिकल्स, छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं। जिस तरीके से हमने राइबोसोम्स देखा था ना, छोटे छोटे, वो भी बहुत ही छोटे छोटे थे, उसी तरीके से जो है ना ये छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। देखो ये क्या करते हैं, ये जो है जितने भी वेस्टेज है ना, मतलब सेल के अंदर जितने भी कूड़े कबाड़ा है, उसको जो है क्लीन करने का काम जो है ये लाइजोसोम्स का ही होता है, ठीक है। इस ये भी जो इनके अंदर भी जो है क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है,
ठीक है। जैसे कि अभी उससे पहले हमने देखा था क्या, इससे पहले हमने देखा था राइजोसोम्स, जो जिसके पास नहीं था, एक भी मेम्ब्रेन नहीं था, नो नो मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पर हमने देखा था ना कि नो मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स था ये, जबकि लाइसोसोम्स के पास जो है सिंगल मेम्ब्रेन होता है, एक मेम्ब्रेन होता है। और ये क्या काम करता है, ये जो सेल को क्लीन करने का काम करता है। ठीक है, अब इनका फंक्शन देख लेते हैं कि भाई इनका फंक्शन क्या है। तो इनका फंक्शंस की बात करते हैं, तो जो कि मैंने अभी अभी बताया कि ये क्या करते हैं, क्लीन द सेल, सेल को जो है क्लीन करने का जो है काम करते हैं, सेल को जो है क्लीन रखने का काम करते हैं। बाय डाइजेस्टिंग द फॉरेन मटेरियल्स, मान लो कि सेल के बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल आया, कोई मान लो गंदगी आई, कोई पैथोजेंस आए या कोई बीमारी आए, तो उसको जो है खाने का काम कौन करेंगे, ये लाइसोसोम्स, उसको जो है खा जाएंगे। खा जाएंगे तो अंदर जो है बीमारी या गंध नहीं फैलाएंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है सेल को जो है क्लीन करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम्स। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो सेल को जो है क्लीन करने का काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम्स। ठीक है, तो लाइसोसोम्स जो है सेल को क्लीन करने का काम करता है। और कैसे क्लीन करता है, तो ये जो फॉरेन मटेरियल आते हैं सेल के अंदर, उसको वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, या फिर उनको जो है या फिर वेस्ट मटेरियल को जो है डाइजेस्ट कर कर जो है इस सेल को क्लीन करते हैं। ठीक है, और इनका दूसरा काम क्या है, ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे 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 पीसेस में जो है फूड का ब्रेक डाउन भी जो है ये लाइसोसोम से ही करते हैं। ठीक है, ये हो गया, देखो ये हम इस तरीके का जो है हमें लाइसोसोम्स दिखाई देता है। ठीक है, इसमें जो है सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देखो इस तरीके का ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा लाइसोसोम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है वाइल लाइसोसोम्स इज कॉल्ड सुसाइडल बैक ऑफ द सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार कि लाइसोसोम्स को जो है सुसाइडल बैक ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। तो देखते हैं क्यों कहा जाता है लाइसोसोम्स। ठीक है, अब लाइसोसोम्स हमारा ऐसा दिखाई देता है, लाइसोसोम्स में जो है सिंगल मेम्ब्रेन होता है ना, मतलब कि लाइसोसोम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक लेयर होती है जिसको जो सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब कहते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन मतलब कि लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं पावरफुल एंजाइम, बहुत पावरफुल एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या है भाई, एंजाइम है केमिकल्स, बहुत ही पावरफुल केमिकल्स। कभी कभी क्या होता है कि लाइसोसोम्स जो होते हैं फट जाते हैं, और फट जाने के कारण जो होता है क्या होता है ना कि इनके अंदर जो पावरफुल एंजाइम्स थे, बहुत ही भयंकर तरीके का जो एंजाइम्स थे, वो जो है बाहर निकल जाते हैं। अब ये बाहर निकलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, बाहर निकलेंगे तो मिलेंगे ये साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं ऑर्गेनेल्स, और इन ऑर्गेनेल्स को क्या कर देंगे, सभी को ये खाना स्टार्ट कर देंगे। और खाते 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 क्या कर देंगे, पूरे ऑर्गेनेल्स को जो है ये डाइजेस्ट कर लेंगे। और डाइजेस्ट करने के बाद अब कुछ बचा ही नहीं भाई, जब ये बर्स्ट हो गया, फट गया, तब क्या होता है, ये पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और फैलने के बाद क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के, उनको ये डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब भाई ऑर्गेनेल्स ही नहीं बचा, कुछ बचा ही नहीं, तो अब सेल बच के क्या करेगा, सेल तो मर ही जाएगा ना। और इस तरीके से जो है सेल मर जाता है। इस वजह से जो है लाइसोसोम्स को हम कहते हैं सुसाइडल बैक ऑफ द सेल। ठीक है, तो सुसाइडल बैक ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइसोसोम्स होता है वो कभी कभी फट जाता है, और फटने के कारण इसके अंदर जो पावरफुल एंजाइम्स होते हैं वो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाता है। स्प्रेड होने के कारण जो है ये सारे ऑर्गेनल्स को जो है डाइजेस्ट कर लेता है, और डाइजेस्ट करने के कारण ही जो है सेल क्या होता है, मर जाता है। ठीक है, इस वजह से जो है इसको जो है सुसाइडल बैक ऑफ द सेल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही अच्छा है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले हमें दिखाई कैसा देता है, देखो ये बिल्कुल चप्पल जैसा कुछ दिखाई देता है हमें, यही है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ग्रेनुलर फिलामेंटस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, है ना। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर से फिलामेंटस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर ही है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। और इसको इसको जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि इसको जो है पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, और अगर हम इसके तो यही यही दो पॉइंट्स याद रखना है। और तीसरा क्या, फंक्शंस, कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है। जैसा कि अभी तक हमने जितने भी ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा, उन सबका हमने स्ट्रक्चर देखा, लोकेशन देखा, उसके बाद हमने फंक्शन तो जरूर देखा। तो फंक्शन जो है ना हर एक ऑर्गेनेल्स का याद जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। भाई मान लो कि
मतलब कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है, सभी पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो भाई इनको एनर्जी भी तो चाहिए ना, काम करने के लिए भाई एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी जो है को जो स्टोर है वो कौन करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करते हैं एनर्जी, वो किस फॉर्म में करते हैं, एटीपी के फॉर्म में करते हैं। अब ये एटीपी क्या है, एटीपी को हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म है ये एटीपी की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। तो ये एटीपी के फॉर्म में जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ये जो स्टोर्ड एनर्जी है इसका काम है क्या है, इनका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो इनका जो इस्तेमाल है वो केमिकल रिएक्शंस में किया जाता है। सेल्स के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो उन सभी केमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होता है वो इसी स्टोर्ड एनर्जी से जो है होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है खुद का जो है डीएनए और राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स एंड डीएनए होने। अब देखो, जिसके पास भी डीएनए एंड राइबोसोम्स होगा वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ये आप याद रखना, हमेशा याद रखना कि जिसके पास डीएनए और राइबोसोम्स होगा वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, है ना। तो इसी तरीके से जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या करता है, आर एबल टू सिंथेसाइज सम प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स को जो है बनाने के लिए जो है कैपेबल होता है, ये बना सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है, प्लास्टिड्स को देखने से पहले हम देखते हैं कि भाई ये पाया कहाँ जाता है, कैसा दिखाई देता है। तो ये हमारा सेल स्ट्रक्चर से, प्लांट सेल है का स्ट्रक्चर है, और इसमें जो है ना कुछ चप्पल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है, इसी को हम कहते हैं प्लास्टिड्स। और इसको अगर हम जूम करते हैं तो जूम करने पर जो है हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, तो कुछ इसके जो फीचर्स देख लेते हैं। ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है भाई, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है ये ऑर्गेनेल्स, है ना। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हो गया प्लास्टिड्स, ओके। और क्या, ये फाउंड इन प्लांट्स सेल नॉट इन एनिमल सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है बट एनिमल में नहीं पाया जाता, तो क्या है, प्लास्टिड्स है। ठीक है, इनके पास जो है खुद का जो है डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है। अभी अभी मैंने बताया था क्या, कि अगर किसी के पास जो है डीएनए एंड राइबोसोम्स होंगे तो वो खुद जो है प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। उसी तरीके से जो है प्लास्टिड्स भी जो है प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकते हैं क्योंकि इनके पास डीएनए एंड राइबोसोम्स हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है प्लास्टिड्स के अंदर। नेक्स्ट, अभी जो प्लास्टिड्स है, प्लास्टिड्स टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ऐसे प्लास्टिड्स जो कि कलर्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और ऐसे प्लास्टिड जो कलरलेस होते हैं उसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, है ना। तो जो कलर्ड कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, और जो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो पेड़ के जो पत्तियां होती हैं, लीफ होती हैं, उनका कलर ग्रीन क्यों होता है। ठीक है, तो इसका रीजन ये है कि प्लांट्स के अंदर जो है ना एक क्लोरोफिल नाम का जो है क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, और इस क्लोरोफिल के वजह से जो है पत्तियों का जो रंग है, पत्तियों का जो कलर है, लीफ का जो कलर है वो ग्रीन कलर का होता है। उसी तरीके से जो है अगर हम रोज की बात करते हैं, रेड रोज की, तो रेड कलर का जो है क्रोमोप्लास्ट इसके अंदर होता है, इस वजह से हमें रेड दिखाई देता है। सनफ्लावर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है कलर इसका येलो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके पास भी जो है कुछ ना कुछ कलर्ड प्लास्टिड्स होगा, इस वजह से जो है ये कलर शो कर रहे हैं। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट कहाँ होते हैं, अगर हम प्लांट्स की अगर हम जड़ की बात करते हैं, ये जो हमें जड़ दिखाई दे रहा है, अब ये जड़ में कोई कलर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो ये जो कलरलेस जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कलरलेस जो पार्ट हैं सेल के, सॉरी प्लांट्स के, यानी कि जड़, रूट, उनमें जो है क्या पाए जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड टू टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। और ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो जो है फ्लावर्स में पाए जाते हैं, लीफ वगैरह में पाया जाता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो रूट्स में पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है प्लांट्स के। ओके, नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स जो होता है वो फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है विद इन द साइटोप्लाज्म। देखो ये हमारा सेल है, इतना तो पता है भाई कि ये हमारा सेल है, ओके, सेल है, और ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये हमारा क्या है,
सेल मेम्ब्रेन है ना, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसी साइटोप्लाज्म में जो है ना कुछ ऐसे स्पेसेस होते हैं जिसमें क्या भरे होते हैं, फ्लूइड भरे हुए होते हैं, जैसा कि ये हम इसके अंदर जो है ना फ्लूइड भरा हुआ है, और इसी फ्लूइड को हम कहते हैं वैक्यूल्स। इसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूल्स। फ्लूइड फिल्ड स्पेस विद इन द साइटोप्लाज्म आर नोन एज वैक्यूल्स, ठीक है। और फिर एक बात कि ये पाए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो प्लांट सेल्स में जो है वैक्यूल्स जो होते हैं बड़े होते हैं, बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं, किसमें, प्लांट्स में। ऑलमोस्ट 50 to 70% ऑफ द सेल जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं वैक्यूल्स। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट सेल का जो अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो उसमें जो है सिर्फ 50 to 70% स्पेस जो है वो सिर्फ वैक्यूल्स का है। सिर्फ 50 to 30% जो स्पेस है ना वो सिर्फ अदर पार्ट्स के हैं, वरना जो 50 to 70% स्पेस है वो सिर्फ वैक्यूल्स कवर करता है। और एनिमल्स में अगर हम बात करते हैं कि क्या एनिमल्स में वैक्यूल्स पाए जाते हैं क्या, तो एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स है वो बहुत ही छोटे हैं, होते हैं या फिर नहीं होते हैं, पाए ही नहीं जाते हैं, मिलते ही नहीं है। होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं, बहुत 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 छोटे कि वो हमें दिखाई नहीं देते, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं कि वैक्यूल्स जो होते हैं वो एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, इन वैक्यूल्स का काम क्या है, तो इनका काम जो है ना कुछ नहीं, बस सॉलिड लिक्विड का जो है ना जो मटेरियल होते हैं उनको ये स्टोर करने का काम करते हैं। सॉलिड लिक्विड कंटेंट जो होते हैं उनको जो है ये स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। ये जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना हम टिश्यू, उसमें जो है वैक्यूल्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, तो इसको जरा ध्यान से समझो कि वैक्यूल्स है क्या। तो वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल्स जो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर जो है एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है जिसको हम वैक्यूल्स कहते हैं। प्लांट सेल्स में जो है ये 50 to 70% स्पेस जो है ऑक्यूपाई करते हैं। एनिमल सेल्स में बहुत छोटे या फिर बिल्कुल ही नहीं होते। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन जो है वो स्टोरेज का काम होता है, लिक्विड एंड सॉलिड को जो है मटेरियल को जो है स्टोर करते हैं। और इनका अच्छा, ये स्टोरेज में किन किन का स्टोरेज करते हैं, तो अमीनो एसिड हो गया, शुगर हो गया, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए एंड सम प्रोटीन्स का जो है ये स्टोरेज करते हैं। एंड यस, तो चैप्टर हो गया खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस लेक्चर का पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है, तो इसको कलेक्ट कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी जरूर बताएं ताकि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट जो है आपके लिए ला सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।